प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका में सबसे पहले हमको जानना होगा कि पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व पे हम बात करेंगे। और पर्सनैलिटी जब हम बीएड करते थे, हम सभी लोग, आपने, हमने, जिन्होंने भी बीएड किया, तो पर्सनैलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता था और बीएड में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, पर्सनैलिटी अपने आप में काफ़ी एक विस्तृत टॉपिक है। तो शिक्षक की भूमिका तो तब रहेगी जब हम पहले पर्सनैलिटी को समझें। तो यहाँ से देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो पर्सनैलिटी के बेस पे, ठीक है। दूसरा फिर टीचर का क्या रोल रहेगा। तो पहले जब हम यदि हम पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स को, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, उसकी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उसको यदि हम समझ जाएंगे तो हम फिर प्रश्न को सही कर लेंगे। तो आइए सर, हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व जो आपका पर्सनैलिटी है, उसके क्या उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी थ्योरीज एंड टाइप्स, मेन टाइप्स पे बात करेंगे। इस पे बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम फिर और दोबारा अपलोड करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आप सभी लोग धैर्य के साथ इसको पढ़ें और सुनें। तो देखिए साहब, जैसा आप सभी लोगों को पता है, व्यक्तित्व जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा की पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी पर्याय है, सभी लोग जानते हैं, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। ये भी आप सभी लोगों को पता होगा पहले से। पर्सोना का अंग्रेजी में पर्याय मास्क है, यानी कि जो मुखौटा, नकाब या आवरण कहलाता है। पर तो पर्सोना का अर्थ अगर हम कहें तो मुखौटा है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा की, यहां से ये फैक्ट निकल गया। अब व्यक्तित्व की कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं साहब। देखिए, सबसे पहले वुडवर्थ महोदय की जो डेफिनेशन है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, वन लाइनर इनकी डेफिनेशन है। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, हम डेफिनेशन से भी समझते रहेंगे। व्यक्तित्व से जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बाहरी दिखावट है या आदमी का जो शारीरिक संरचना है, उसको जनरली हम पर्सनैलिटी मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। पर्सनैलिटी में व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी उसकी आदतें हैं, उसके गुण हैं, ठीक है, वो सब उसकी पर्सनैलिटी में आता है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे साहब, ठीक है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा। दूसरी एक और डेफिनेशन कहीं पे दिखती है वुडवर्थ साहब की, कि व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। तो कहीं ना कहीं दोनों लाइनें सिमिलर है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, अब जरूर इसको ध्यान में रख लें, वुडवर्थ साहब की डेफिनेशन। दूसरी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आलपोर्ट साहब की डेफिनेशन। देखिए, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के उन मनोदैहिक, या कभी कभी इसको मनोशारीरिक भी लिखा जाता है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो उसके वातावरण से अपूर्व अभियोजन, या किसी बुक में समायोजन भी लिखा रहता है, अपूर्व अभियोजन और समायोजन को निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के ही उन मनोदैहिक ऐसे गुण हैं, उनका गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो वातावरण के साथ उसका समायोजन निर्धारित करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत के उसके अंदर निहित ऐसे कुछ गुण हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपने वातावरण में क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी बीएड में भी आप लोगों ने डिटेल में जरूर पढ़ी होगी आलपोर्ट साहब की डेफिनेशन, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अगली देखिए साहब, गिलफोर्ड, सारी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गिलफोर्ड साहब ने क्या कहा है, हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शील गुण मीन्स ट्रेड थ्योरीज, ठीक है, ट्रेड्स हम बोलते हैं। यहां पर आप याद रखिएगा क्या होता है, उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
या दूसरा इन्होंने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये इनकी शॉर्ट में एक और डेफिनेशन है गिलफोर्ड साहब की कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है साहब। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेमंड बी कैटल, जिनको हम शॉर्ट में आरबी कैटल भी कहते हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी साहब, देखिए व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। देखिए मैं बार बार इनको पढ़ के ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी मैटर है इस लेक्चर में, आज के वीडियो हमारी लेंदी हो जाएगी। आप देखिए, बार बार पढ़िए, समझिए और इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट साहब मॉर्गन तथा गिलीलैंड, इन्होंने क्या कहा है, देखिए व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में, हम जो कुछ हैं उस सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। अगला है मन। देखिए नन नहीं, एक टीपी नन है, ये मन है। ठीक है, तो मन साहब ने क्या कहा है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद से वैलेंटाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा है वैलेंटाइन साहब ने, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित गुणों का योग है। यह वैलेंटाइन साहब की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा साहब। नेक्स्ट J.T. मैकर्डी, इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, आप समझ भी रहे होंगे, व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की रुचि या उसका इंटरेस्ट का समाकलन मीन्स एक इंटीग्रेशन, मीन्स एक कलेक्शन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे मीन्स इनका कहने का मतलब जिस प्रकार की रुचियां होंगी, जिसमें इंटरेस्ट होगा, उसी प्रकार से मनुष्य व्यवहार करने लगता है और उसी व्यवहार के अनुरूप उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको इसको समझाया, ऐसे आप अदर डेफिनेशंस को स्वयं से समझने की कोशिश करें। देखिएगा साहब बर्गेस साहब की डेफिनेशन देखिए, इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है, यानी कि उसमें बहुत सारे आदमी के जितने भी गुण हैं ना व्यक्तित्व में, वो सब सम्मिलित हैं साहब। व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की समाज के परिवेश में भूमिकाओं एवं स्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो फिर भी अगर यदि हम आपको समझाना चाहें, नहीं तो आपने बीएड में समझा है, क्या क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है। मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर जितने भी उसके गुण होंगे, उसके आदतें हैं, ठीक है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ध्यान दीजिएगा, उन सभी का एक एकीकृत स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की समाज के परिवेश में भूमिकाओं में स्थिति को अभिव्यक्त करता है। यदि मनुष्य में अच्छी आदतें हैं तो उसकी समाज में एक अच्छी छवि होगी, यदि मनुष्य में गलत आदतें हैं तो उसकी समाज में छवि भी उसी के अनुरूप होगी। लेकिन आदमी की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, केवल बाहरी शरीर की बनावट से नहीं, उसके अंदर की आदतें कैसी हैं, उसके अंदर गुण कैसे हैं, दैट्स बेस्ड ऑन दैट बेस द पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी आपकी शो होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी बनती है साहब। तो आप समझ गए होंगे पर्सनैलिटी का मतलब केवल बाहरी दिखावट से नहीं, उसके अंदर की आदतों से भी है। अभी हम और डिफाइन करेंगे जब हम पर्सनैलिटी की टाइप पढ़ेंगे। आगे देखिएगा साहब वारेन तथा कारमाइकल, इन्होंने कहा है व्यक्ति के विकास की किसी अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस समय जो उसका संगठन है वो क्या है, व्यक्तित्व है। अब देखिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसको हम कहीं से ऐसे भी कह सकते हैं कि इन विशेषताओं के अनुरूप व्यक्तित्व विकसित होता है। तो व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं होती हैं, हमेशा कोई भी व्यक्ति हो उसके पर्सनैलिटी में यह विशेषता मुख्य रूप से होगी। पहली, आत्मचेतना
यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक, तो देखिए जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। तो व्यक्ति निम्न आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं ये भी बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो पहला आत्मचेतना, ध्यान रख लीजिए, व्यक्तित्व की विशेषता है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि व्यक्ति स्वयं यह जानता है कि उसकी समाज में क्या स्थिति है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइप की चीजें। दूसरी विशेषता देखिएगा साहब, दूसरा है साहब सामाजिकता, यानी कि हम इसको बोलें अगर सोशियबिलिटी, तो मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतः क्रिया करता है। यानी कि आत्मचेतना तब आएगी ना जब सामाजिक होगा कोई व्यक्ति। हमने आत्मचेतना में पढ़ा कि जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं वह तब सोचेगा जब वह व्यक्ति किसी समाज में जाएगा। तो यानी कि सामाजिकता होना, सामाजिक या असामाजिक जैसे भी हो, सामाजिकता का भी व्यक्तित्व की ये क्या है, एक विशेषता है, क्योंकि यह व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक भी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी। दूसरा देखिए व्यक्तित्व की विशेषता में क्या होती है, समायोजन की योग्यता, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर एडजस्टेबिलिटी, एडजस्ट करना, हम कहते हैं ना हम कितनी जगहों पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसके अनुरूप ढाल लेते हैं, चीजें हमारे अनुरूप नहीं होती हैं लेकिन हम चीजों के अनुरूप ढल जाते हैं। ठीक है, कभी समाज में हमारी इच्छा के अनुसार कहीं पे बातें नहीं होती, जैसे घर परिवार में ही अगर हम ऐसे कहें, या समाज में कहें, पड़ोस में कहें, तो वहां पर हम स्वयं को एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पर हर चीजें हमारे अनुरूप ही चले, तो हमें एडजस्टमेंट करने की भी एक आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। दैट इज दीज आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए गुड पर्सनैलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। सामाजिकता भी होनी चाहिए, आत्मचेतना भी होनी चाहिए, स्वयं के बारे में सोचना सामाजिक भी होना चाहिए, और समायोजन की योग्यता भी होनी चाहिए। अगला देखिए साहब, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। तो एक अच्छे व्यक्तित्व में गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति की भावना भी होनी चाहिए। अगला देखिएगा साहब, एक अच्छी पर्सनैलिटी में हम ये कहेंगे कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के किसी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर मेक्स अ पर्सन विथ गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, किसी पर्सन में अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जैसे आप लोगों में, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा कब कहा जाएगा, जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आप में हो। कहूं तो आपके अंदर ऐसा जोश हो साहब कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर ये सब चीजें बहुत अच्छा हम दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट देखिएगा साहब, मनोदैहिक या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखिए एक अच्छी पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो देखिए सब इसमें हम देखें, जब शारीरिक संपूर्णता होगी तभी व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होगा और उसका विकास भी संतुलित होगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर ही संवेगों का नियंत्रण, संतुलित व्यवहार, तर्क, चिंतन आदि क्रियाएं निर्भर होती है। तो ये भी क्या है, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है। नेक्स्ट साहब, समन्वय या एकीकरण, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। देखिए हमको कोऑर्डिनेट करना भी आना चाहिए और एकीकरण, जो चीजें हैं उनको जोड़ना भी हम लोगों को क्या है, आना चाहिए। नेक्स्ट है साहब, विकास की निरंतरता, डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी। हमें अपने किसी भी उसमें देखिए अच्छी व्यक्तित्व की विशेषताओं में क्या आता है, विकास की निरंतरता, यानी कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए, चाहे वह उस पर्सन का स्वयं का विकास हो या पर्सन जिस चीज से जुड़ा हुआ हो उसके विकास में संलग्न हो। ठीक है, अगला देखिए बुद्धि। देखिए बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि का, एक अच्छे इंटेलिजेंस भी हो, अच्छी बुद्धि का होना भी एक अच्छी पर्सनैलिटी की विशेषता है। यदि आपकी बुद्धि लब्धि IQ ठीक है अच्छा होगा,
तो उसका भी आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखिए रंग रूप, कलर, अब ये है देखिए कहीं ना कहीं रंग रूप का दिखने का जो होता है उसका भी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। हमने ये तो नहीं कहा कि शारीरिक बनावट या दिखना ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये तो है ही, लेकिन मेन पर्सनैलिटी में क्या आता है, मनोवैज्ञानिक चीजें भी आती है, शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी। ठीक है, अगला आता है लिंग, उसके अनुसार भी पुरुष या स्त्री, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, पर्सनैलिटी पर इसका भी फर्क पड़ता है साहब। तो यहाँ पे आपने देखी होंगी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से साहब यहाँ से आ सकता है ना निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है अच्छे व्यक्तित्व की, तो आप शायद अब उसको क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। उससे पहले हमने आपको इंपोर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी। अब देखिएगा साहब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब नेक्स्ट आता है साहब व्यक्तित्व के निर्धारक मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। देखिए साहब नंबर पहला है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक मीन्स बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, इसके द्वारा भी ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक मीन्स साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स बोले आप। तीसरा सामाजिक कारक सोशल डिटर्मिनेंट्स, ये भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। और चौथा है साहब सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो अब हम इसको चार प्रकार के कारक हैं, जैविक या वंशानुक्रम, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल, सामाजिक कारक, सोशल और सांस्कृतिक कारक कैसे इफेक्ट करते हैं साहब उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए व्यक्तित्व पर जैविक प्रभाव का संबंध शारीरिक संरचना एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से होने वाले स्राव से होता है। कार्य जो ग्लैंड्स होती ना उनसे होने वाले सिक्रेशन से और शारीरिक संरचना। जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक में क्या है, एक तो शारीरिक संरचना और दूसरे डिफरेंट प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनसे होने वाले सिक्रेशन से। तो जैविक में शारीरिक संरचना और ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो आता है। अब देखिए पहले किस टाइप से देखें वंशानुक्रम, जैविक या वंशानुक्रम को। देखिए साहब शारीरिक संरचना में क्या आता है, व्यक्तित्व का बाहरी स्वरूप जैसे ऊंचाई, भार, रंग, शारीरिक बनावट व अन्य दूसरी विशेषताएं व्यक्तित्व पर पूर्ण प्रभाव डालती हैं ना। एक अच्छी पर्सनैलिटी हम कहते हैं ना, तो वो एक अच्छी हाइट हो, ठीक है, अच्छा वेट हो, वेल मेंटेन्ड बॉडी हो, ठीक है, तो क्या है शारीरिक संरचना, जैविक फैक्टर ये भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, यदि आप की हाइट अच्छी हो, ठीक है, आप मीन्स तंदुरुस्त हो, ठीक है, फिट हैं, तो वो आपकी गुड पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, दूसरा देखिए यहां से प्रश्न बना था पहले के एग्जाम में भी, रासायनिक या ग्रंथि आधार, इसको मैं बताऊंगा आपको कौन सा प्रश्न बना था। पहले देखिए ग्रंथि आधार हमारा नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है ना, हार्मोन्स का सिक्रेशन, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन लिखा है मैंने, जो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है यहां से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऐसी पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या होता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो बायोलॉजी वाले हैं बहुत अच्छे से इसको जानेंगे। ऐसी हमारी जो मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो ब्रेन में होती है, इससे पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है। ऐसी एड्रिनलिन ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन होता है, इसको गुस्से वाला हार्मोन भी कहा था। अगर किसी का एड्रिनल हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उसको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसी ने कुछ कहा तो थोड़ी सी भी छोटी सी बात कही ना, तो अगला इंसान क्या होता है, तुरंत उसके मुंह में थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है, इतना गुस्सा। तो उस इंसान की गलती नहीं है, वो गलती क्या है, उसके बॉडी में एड्रिनल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, एड्रिनल हार्मोन। ऐसे ही थायरमीन्स, जो ये हार्मोन के नाम लिखे ना, थायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, एड्रिनल, आगे आप देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन इसको कहा जाता है। ऐसी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनको फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। आदि का बैलेंस अथवा अनबैलेंस, संतुलित अथवा असंतुलित होना व्यक्तित्व को उसी अनुरूप प्रभावित करता है। मीन्स अगर किसी में थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है
पैराथायरॉक्सिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है या कम सीक्रेट हो रहा है। तो ज़्यादा सीक्रेट होने से आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसमें गुस्सा आने लगता है आदमी को, ठीक है। उसके सर में दर्द, ये बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकली फिट महसूस नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हार जिसको हम बोलते हैं ना, कभी कभी अगर किसी इंसान को अगर ऐसी दिक्कत है तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको बोलता है, तो ये भी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ेंगे ना, डालेंगे कहीं ना कहीं। तो अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तो उसका उस प्रकार से इफेक्ट है। अगर संतुलित मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं तो दैट मीन्स अ गुड पर्सनैलिटी। तो गुड पर्सनैलिटी के लिए ये रासायनिक रूप से, केमिकली जो ग्लैंड के बेस पे उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा देखिए अब आगे क्या लिखा है, थाइमस ग्लैंड एवं काम ग्रंथि जिसको हम गोनेट ग्लैंड बोलते हैं भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में, मैंने देखा, उसमें यह आया था निम्न में से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। तो जो इसमें लिखे हैं उसके अलावा कुछ अलग टाइप का हार्मोन था, अभी मुझे प्रश्न याद नहीं है, बाद में हम एमसीक्यू जब बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल आप जो मेन मेन हार्मोन्स लिखे हुए हैं इनको जरूर ध्यान में रखें, तो इनका भी क्या होता है, पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक शारीरिक संरचना, दूसरा हमने हार्मोन्स का बताया। अब आप समझ रहे होंगे, यदि आप समझ जाएंगे चीजों को तो आप एग्जाम में प्रश्न को हल करेंगे और आपको साहब नॉलेज भी उस टॉपिक की रहेगी। अगला देखते हैं साहब, मनोवैज्ञानिक कारक। इसके बाद से नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स बोलें, ये कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन कारकों में अभिप्रेरणा दैट इज मोटिवेशन, चरित्र कैरेक्टर, बौद्धिक क्षमताएं मेंटल एबिलिटीज, रुचियां, ठीक है, इंटरेस्ट, अभिवृत्तियां एप्टीट्यूड आदि व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक मीन्स अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कैसा है, अगर इंसान मोटिवेटेड होगा तो उसका पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग दिखेगी, ठीक है। करेक्टर के अगर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी दिखेगी। मेंटल एबिलिटी अगर अच्छा है, बुद्धि अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी शो होगी। उसकी रुचियां किस प्रकार की चीजों में है, अच्छे कामों में है तो अच्छी पर्सनैलिटी होगी। अभिवृत्ति है तो इनका भी फर्क पड़ता है, ठीक। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक इसके अलावा क्या क्या है, देखिए आत्मबोध है, अंतर्दृष्टि का विकास है, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। देखिए आर्थिक स्तर का भी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हमने मनोवैज्ञानिक का हमने अभी तक एक जैविक एवं अनुवांशिक कारक देख लिया, उसमें हमने ग्लैंड्स का भी देखा और शारीरिक संरचना। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा आता है सामाजिक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला। तो सामाजिक कारक में देखिए परिवार का, पड़ोस का, मित्र मंडली, विद्यालय, धार्मिक स्थल, मंदिर, मदरसे, चर्च इत्यादि, ठीक है। तो इसका भी क्या पड़ता है, आदमी के पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ा जाता है। पहले की बड़ी एक कहावत भी है, किसी लड़के के बारे में अगर जानना है तो मित्र मंडली जैसे लिखा था ना, तो कहा जाता था लड़के को क्या देखते हो, अगर लड़के को देखना है तो उसके यारों को देखो। यार मीन्स उसके दोस्तों को देखो, अगर लड़के के दोस्त अच्छे हैं तो इसका मतलब लड़का भी अच्छा होगा। समझ रहे, मित्र मंडली का भी। तो ये कहावतें कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पे तो फर्क पड़ रहा है, इन सब का पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जॉन जो हमारे डोलार्ड साहब हैं, इन्होंने कहा है पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय एंड इंटरवूवन विद द सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी पूर्णतः किस पे अकॉर्डिंग होता है, सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट चलते हैं सब, सांस्कृतिक कारक। पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाले सांस्कृतिक कारक क्या हैं, देखिए कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन मेड MEAD द्वारा किया गया। यह प्रश्न भी पहले पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि व्यक्तित्व के सांस्कृतिक कारकों को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किसने किया, मेड है ये नाम। देखिए लॉरेंस के फ्रैंक ने क्या कहा है, कल्चर इज द ग्राउंड फ्रॉम विच पर्सनैलिटी इमर्जेस, यानी कि कल्चर ही एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा मैदान है जिससे पर्सनैलिटी निखर कर आती है। लॉरेंस के फ्रैंक का स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए संस्कृति भौतिक तथा अभौतिक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। देखिए संस्कृति भौतिक अथवा अभौतिक दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्कृति भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, कैसे जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा साहब, सबसे पहले है
भौतिक संस्कृति के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का आविष्कार तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित रीति रिवाज तथा रूढ़ियां आदि। देखिए जैसे हमारे रीति रिवाज होंगी, जैसे रूढ़ियां होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बन जाती है ना। तो देखिएगा अब इसके बाद से अब साहब अब हम आ जाते हैं, हमने पर्सनैलिटी की विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी देखे मेन। अब आता है साहब व्यक्तित्व का वर्गीकरण, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व की संरचना और विकास का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इन सिद्धांतों को 6 वर्गों में रखा जा सकता है। 6 वर्ग हैं साहब, ठीक है। तो इसमें से पहला वर्ग है प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरी। तो इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, अपने अपने सिद्धांत दिए, तो उसको ध्यान में रखना आप किसने क्या सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले जो टाइप थ्योरी है, प्रकार सिद्धांत, ये 6 होंगे वैसे जो वर्ग होंगे। पहला वर्ग है प्रकार सिद्धांत। टाइप थ्योरीज में साहब सबसे पहले भी अगर मैं कहूं हिप्पोक्रेटस द्वारा शरीर द्रव प्रकार, हिप्पोक्रेटस का शरीर द्रव प्रकार एक सिद्धांत है। क्या है, हम आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो एक प्रश्न ये भी कभी आया था कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। दूसरा है साहब ये प्रकार सिद्धांत में क्रेस्मर का 4 प्रकार सिद्धांत, क्रेस्मर्स 4 टाइप थ्योरी। क्या है, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तीसरा प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा है सेल्डन का शरीर रचना वर्गीकरण, सेल्डन्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल या बॉडी कंपोजिशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला है स्प्रेंगर का समाज शास्त्री प्रकार सिद्धांत, स्प्रेंगर्स सोशलिस्टिक टाइप क्लासिफिकेशन। तो ऐसे प्रश्न यहां से कैसे बनेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है व्यक्तित्व का समाज शास्त्री प्रकार सिद्धांत किसने दिया, ये बनेगा प्रश्न। देखिए तो स्प्रेंगर ने। व्यक्तित्व का शरीर रचना वर्गीकरण के आधार पर बॉडी कंपोजिशन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, सेल्डन के द्वारा। ठीक है, अभी इसके अंतर्गत क्या क्या है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो एक तो प्रकार सिद्धांत, अब 5 और होंगे। दूसरा देखिए सील गुण सिद्धांत, ठीक है, इसमें भी अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया होगा, किसका क्या है जरूर आप साइंटिस्ट ने, सॉरी साइकोलॉजिस्ट, उसको ध्यान में रखें। ट्रेड थ्योरीज और डिस्पोजिशनल थ्योरीज। तो सील गुण सिद्धांत ट्रेड थ्योरी में सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत या आलपोर्ट की 4000 व्यक्तित्व लक्षणों की सूची। तो ट्रेड थ्योरी में एक तो आलपोर्ट ने दिया। दूसरा देखिए, पहले मैंने यहाँ पे केवल इनके नाम लिखे हैं, बाद में हम इनके बारे में धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सील गुण सिद्धांत में ही रेमंड कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, इंग्लिश में रेमंड कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स थ्योरी या 16 पीएफ थ्योरी। पीएफ में साहब पी से है पर्सनैलिटी, एफ से है फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, व्यक्तित्व कारक सिद्धांत। प्रश्न पूछा जाता है साहब कि व्यक्तित्व से संबंधित 16 पीएफ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो रेमंड कैटल, ध्यान रखिए आरबी कैटल। यह एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि 16 पीएफ 16 पीएफ सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस से है। वहां पे ऑप्शन है एक अधिगम से, ऑप्शन बी है बुद्धि से, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व से और ऑप्शन सी है शिक्षण से। तो 16 पीएफ थ्योरी का संबंध किससे है, व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से। सील गुण सिद्धांत में ही एक हेंस आइसेंक का 3 कारक सिद्धांत भी है, हेंस आइसेंक 3 फैक्टर थ्योरी। तो 3 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा, व्यक्तित्व संबंधी 3 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, हेंस आइसेंक। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी रेमंड कैटल। तो कैसे प्रश्न बनेंगे आप समझ रहे होंगे, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे साहब। अब देखिएगा साहब ये लेकर के हम आपके लिए मनोगत्यात्मक सिद्धांत। देखिए तीसरा वर्ग क्या है, अब मनोगत्यात्मक सिद्धांत। हमने 6 वर्गों में कहा ना, पहला प्रकार था प्रकार सिद्धांत, दूसरा क्या था साहब सील गुण सिद्धांत, तीसरा देखिए साहब मनोगत्यात्मक सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरीज।
तो इसमें किस किस साइकोलॉजिस्ट का है देखिए। नंबर पहला मनोगत्यात्मक सिद्धांत में आता है सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक अवस्था सिद्धांत, यानी कि सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी। तो ये आपसे पूछा जाएगा व्यक्तित्व संबंधी मनोलैंगिक अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला आता है मनोगत्यात्मक सिद्धांत में, साइकोडायनेमिक में, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के चरण का सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। प्रश्न क्या बनेगा, व्यक्तित्व संबंधी मनोसामाजिक विकास के चरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ध्यान रखिए साहब, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है साहब अल्फ्रेड एडलर, ये एडगर डेल नहीं है, ध्यान रखना, अल्फ्रेड एडलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, मीन्स एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो प्रश्न बनेगा व्यक्तित्व संबंधी वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जरूर ध्यान में रखें, अल्फ्रेड एडलर। इसके द्वारा जो इसके बाद जो अगला है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। युंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत, युंग को कार्ल युंग, वैसे इनको जुंग लिखा जाता है इंग्लिश में, JUNG, किसी बुक में इसको जुंग भी लिखा जाए या युंग भी लिखा जाए तो दोनों एक ही नाम है। मैं भी बीएड के टाइम में बहुत कंफ्यूज होता था, कभी जुंग आ जाता कभी युंग, तो युंग आए या जुंग आए एक ही बात है। इंग्लिश में CARL, कार्ल जुंग, JUNG। हिंदी की बुक्स में कहीं पर युंग कहीं जुंग भी लिखा रहता है। तो युंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत, जुंग्स थ्योरी ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, मैं आपको याद दिला दूं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप जो व्यक्तित्व के जो सबसे मेन टाइप है हम पढ़ते हैं ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी, तो वो युंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत का ही प्रकार है, उसको भी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है व्यक्तित्व संबंधी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, साहब युंग। नेक्स्ट चलते हैं साहब क्लेन का वस्तु संबंध सिद्धांत, तो क्लाइंस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। अगला है इसके बाद हॉर्नी का मनोविश्लेषण सामाजिक सिद्धांत, तो कैरेन हॉर्नी साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है, आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मुर्रे का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है, तो मुर्रे थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व संबंधी व्यक्तित्व विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मुर्रे के द्वारा। ठीक है, हम जब इसमें MCQ डिस्कस करेंगे तब भी, लेकिन आप तब तक इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट आता है इसी में साहब फ्राम का मानवतावादी मनोविश्लेषण सिद्धांत, फ्रॉम्स ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आता है सुलीवान का अंतरवैयक्तिक सिद्धांत, सुलीवान्स इंटरपर्सनल थ्योरी, किससे रिलेटेड है, व्यक्तित्व से संबंधित। तो परीक्षा में आपसे बार बार यह कहता हूं कि परीक्षा एक ऐसी चीज होती है साहब जहां आपको काफी अच्छी तैयारी करनी होती है, आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है और एग्जाम में काफी लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस कर्म आप करते रहे, अच्छी मेहनत से पढ़ाई करें। तो हम व्यक्तित्व के यहाँ पर प्रकार, तो 6 वर्गों में हमने कहा, उसमें से हम 3 वर्ग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 3 वर्ग में हमने अभी तक कौन कौन सा, पहला प्रकार सिद्धांत पढ़ा, दूसरा सील गुण सिद्धांत, उसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का, उसके बाद हमने मनोगत्यात्मक सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद है साहब अब नंबर 4 पर आता है मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थ्योरी, या ह्यूमनिस्टिक या एक्सिस्टेंशियल थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले आता है कार्ल रोजर्स का व्यक्ति केंद्रित या स्व सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है व्यक्तित्व संबंधी व्यक्ति केंद्रित या स्व सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कार्ल रोजर्स। अगला और इंपोर्टेंट अब्राहम मास्लो का स्व प्रत्यक्षीकरण या समग्र गतिशील सिद्धांत, कि व्यक्तित्व संबंधी स्व प्रत्यक्षीकरण या समग्र गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम मास्लो। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, फिर हम इनको अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम तो केवल व्यक्तित्व में समझ लेते हैं, पर्सनैलिटी पर्सोना से बना है, उसका अर्थ मुखौटा है, उभयमुखी, मध्यमुखी और अंतर्मुखी, ऐसे नहीं होगा, आपको सब ध्यान में रखने पड़ेंगे, कभी भी प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे यो याद, ऐसी कोशिश न करें
कि किस एग्जाम में प्रश्न आ जाए, इसी एग्जाम में जो आ जाए बस वही आ जाए, लेक्चरर की परीक्षा पास कीजिए। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट है रोलोमे का अस्तित्ववादी मनोविज्ञान, मीन्स रोलोमेज एक्सिस्टेंशियल साइकोलॉजी। इसके बाद से आता है साहब व्यक्तित्व के जो हमने वर्ग बताए 6, उसका 5वां वर्ग आता है साहब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। अब इसमें किस किस की थ्योरी आती है ध्यान से देखिए। नंबर पहला केली का व्यक्तिगत निर्माण का सिद्धांत, तो केलीज थ्योरी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। दूसरा वांडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या वांडूरा के साथ इसमें थे, बांडूरा के साथ वॉल्टर, बांडूरा तथा वॉल्टर का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में पहले भी कि व्यक्तित्व संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया साहब, बांडूरा तथा वॉल्टर के द्वारा। अगर वॉल्टर ऑप्शन में न हो तो बांडूरा। रोटर एंड मिशेल का संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए ऊपर है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अब नीचे क्या है, संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसका है, रोटर एंड मिशेल। तो कितना कंफ्यूज कर सकते हैं ये, आप इसको जरूर दोनों को देखना अच्छे से। इसके बाद से व्यक्तित्व संबंधी अधिगम सिद्धांत तो होता है 6, तो इसमें पहला आता है साहब बीएफ स्किनर का व्यवहार विश्लेषण अधिगम सिद्धांत, बीएफ स्किनर्स बिहेवियरल एनालिसिस थ्योरी। नेक्स्ट इसके बाद से पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत। देखिए जनरली आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने कहाँ पे पढ़े थे, बीएड में लर्निंग में, ठीक है, जो हमारा सीखना होता है लर्निंग एंड मोटिवेशन वाले चैप्टर में पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसके अंतर्गत वहां पर तो हम केवल लर्निंग के बारे में सीखते ना, लेकिन पावलोव की जो थ्योरी है मैं आपको बताऊं, इसमें व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया गया है, व्यक्तित्व से संबंधित भी इसमें सिद्धांत है, इसलिए इसको यहाँ लिया गया। तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत। ऐसे आता है जेबी वॉटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत, वॉटसन्स बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऐसे थॉर्नडाइक का चिंतन और कल्पना का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत, थॉर्नडाइक का भी वहां था ना जैसे लर्निंग बाय डूइंग, ऐसी थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व संबंधी जो सिद्धांत है वह चिंतन और कल्पना पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया है पहले कभी कि थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत किस पर आधारित था, तो चिंतन और कल्पना। तो देखिएगा साहब इसके बाद से अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रकार सिद्धांत को। जो प्रकार सिद्धांत नंबर पहले पढ़ा था ना, जिसमें हिप्पोक्रेटस थे, सेल्डन थे, क्रेस्मर थे, स्प्रेंगर थे, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रकार सिद्धांत में अगर देखें तो देखिए साहब व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रकार सिद्धांत मतलब एक ही प्रकार के व्यक्ति आएंगे इसमें। तो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते, मीन से जो लोग एक प्रकार के गुण दिखाते होंगे, उनकी आदतें एक प्रकार की होंगी, उनको हमने एक ग्रुप बना दिया, एक टाइप बना दिया ना। जो गुस्सैल प्रकृति के होंगे, गुस्सैल होंगे, यानी जिनको ज्यादा गुस्सा आता होगा, ठीक है, क्रोधी स्वभाव के होंगे, उनका एक अलग प्रकार का ग्रुप बना दिया। कोई सामाजिक होंगे, उनका अलग प्रकार का ग्रुप, कोई सामाजिक नहीं है उनका। तो प्रकार सिद्धांत मतलब व्यक्तियों के जैसे जिसके साथ गुण मिलते हैं, एक जैसे गुण वालों के अलग अलग प्रकार बना दिए। उनको एक जैसे गुण वालों को एक प्रकार में, कुछ अलग गुण वालों को अलग प्रकार में, आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसमें भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। देखिए अब इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को शरीर से स्रावित द्रव गुणों, यानी कि जिसको हम केमिकल्स बोल रहे थे ना, ठीक है, या ग्लैंड से जो हार्मोन्स कहें या फिर कुछ बाइल कहें, बाइल जूसेस, पित्त रस, तो शरीर से स्रावित द्रव्य गुणों शारीरिक रचना या गठन के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटकर वर्णन किया गया, यानी कि शारीरिक संरचना और स्रावित होने वाले द्रव के आधार पर, लिक्विड्स बोले तो ये जो भी हार्मोन वगैरह जो भी। तो इसमें सबसे पहला देखिए साहब अब
हिप्पो नंबर 1 है हिप्पोक्रेटस का शरीर द्रवों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें दूसरी बात ये भी बता दूं, हिप्पोक्रेटस ने व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया, लिखा है मैंने इंपोर्टेंट ही। तो इसका मतलब कहीं पूछा गया होगा या इंपोर्टेंट होगा कि हिप्पोक्रेटस ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया, व्यवहार। तो साहब आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक व चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन 1931 में, यानी कि यहां से एक प्रश्न बन गया, नेचर ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, मैं मनोवृत्ति या शरीर द्रवों, जिसको हम बॉडीली फ्लूइड और ह्यूमर्स के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है हिप्पोक्रेटस ने। उन्होंने मनुष्य में निम्न प्रकार के 4 रसों की उपस्थिति मानी है। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 कौन कौन से माने उसको देखिए। पहला है पीला पित्त या कफ प्रकृति के, येलो बाइल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएड में, जरूर आप लोगों को आता होगा, फिर भी आपका रिवीजन हो रहा होगा। पीला पित्त या कफ प्रकृति, येलो बाइल, इनको हम कोलेरिक कहते थे, कोलेरिक भी कहा जाता है कभी कभी हिप्पोक्रेटस का। आपसे वहां पीला पित्त या कफ प्रकृति नहीं कहेगा, एक कह देगा कोलेरिक। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो कोलेरिक होता है। कोलेरिक का मतलब होता है गुस्सैल। तो देखिए जो पीले पित्त वाले होंगे या कफ प्रकृति के होंगे तो कैसे होंगे, ये लोग क्रोधी होंगे, चिड़चिड़े होंगे, पित्त प्रकृति के, तुनक मिजाज के होंगे, स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे, इन्हें गुस्सैल या कोलेरिक कहा जाता है। तो एक तो हिप्पोक्रेटस का क्या था, पीले पित्त वाले व्यक्ति। दूसरा देखिए हिप्पोक्रेटस के अनुसार काला पित्त, नंबर दूसरा क्या है, काला पित्त यानी कि ब्लैक बाइल। तो ये कैसे होंगे कहा हिप्पोक्रेटस ने, इन्होंने कहा है विषादी या निराशावादी होंगे कहा है। इसको मेलेंचोलिक कहा गया। पहले क्या था, कोलेरिक, मेलेंचोलिक। तीसरा देख लीजिए, अभी हम इसको पढ़ते हैं, तीसरे में रक्त या ब्लड के हिसाब से सैंगुइन कहा गया। तो पहले देखिए काला पित्त में देखें, ये अंतर्मुखी होते हैं और भीड़ में अकेले होने से बचने की कोशिश करते हैं। इन्हें विषादी या निराशावादी यानी कि मेलेंचोलिक भी कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस में एक पहले क्या थे, कोलेरिक थे, पीले पित्त वाले क्रोधी प्रकार के लोग। दूसरे कौन सा है, मेलेंचोलिक यानी कि काले पित्त वाले लोग विषादी या निराशावादी होंगे या अंतर्मुखी होंगे, ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करते हैं। तीसरा कहा हिप्पोक्रेटस ने रक्त यानी कि ब्लड के आधार पर उत्साही या आशावादी लोग, इनको सैंगुइन कहा गया। तो यह व्यक्तित्व प्रकार का मुख्य रूप से अत्यधिक बातूनी, उत्साही, खुश मिजाज, सक्रिय और सामाजिक होने के रूप में वर्णित है। इन्हें उत्साही या आशावादी यानी कि सैंगुइन कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप इसको भी। ठीक है, तीसरा ये था इनका हिप्पोक्रेटस का, सैंगुइन, पहले कोलेरिक, दूसरे मेंचोलिक, तीसरे सैंगुइन यानी कि पीला पित्त, काला पित्त और आशावादी व्यक्ति के हैं। चौथा था इनका कफ या श्लेष्मा, इसको कहा जाता था फ्लेगमेटिक। क्या कहते थे इनको, फ्लेगमेटिक कहते थे, यानी कि आराम पसंद। तो कफ युक्त व्यक्ति आराम पसंद, शांति प्रिय और मंद स्वभाव के होते थे। थोड़ा सा रिवीजन करूं आपको, तो पहले क्या थे, पीले पित्त वाले, जिसको हमने क्या कहा, कोलेरिक। दूसरे क्या थे, काले पित्त वाले, जिसको हमने क्या कहा, मेंचोलिक। और तीसरे क्या थे आपके, रक्त वाले, ठीक है, आशावादी, उसको हमने क्या कहा, सैंग्विन। और चौथा क्या था, फ्लेगमेटिक, कफ या श्लेष्मा। तो कौन सा किस प्रकार का होगा, आप नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से देखिएगा साहब, क्रैस्मर का वर्गीकरण, प्रकार सिद्धांत में दूसरा देखते हैं हम क्रैस्मर का वर्गीकरण। तो देखिए साहब, जर्मन मनोचिकित्सक क्रैस्मर, अर्नेस्ट क्रैस्मर 1925 ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 प्रकार के मानसिक रोग यानी कि मनोविदालिता, ठीक है, और उत्साह विषाद, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, मैनिक डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्तियों के अवलोकन के आधार पर किया। तो जर्मन चिकित्सक थे एक, कौन, क्रैस्मर। उन्होंने 2 प्रकार के मानसिक रोगों के अध्ययन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। तो देखिए क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, क्रैस्मर ने भी 4 बताए। पहला बताया इन्होंने स्थूलकाय प्रकार, जिसको हम पिकनिक टाइप बोलेंगे, नाटे व्यक्ति भी बोलेंगे। तो इनका क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा नाटे व्यक्ति या स्थूलकाय प्रकार, इनका कद छोटा होगा, शरीर भारी एवं गोलाकार होगा, गर्दन छोटी और मोटी होगी, स्वभाव इनका सामाजिक एवं खुश मिजाज होगा। तो क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, सबसे पहले तो याद रख लो आप यहाँ से,
4 प्रकार में। पहला स्थूलकाय प्रकार, दूसरा है साहब कृशकाय प्रकार, इनको कहेंगे निर्बल शरीर वाले। पहले क्या थे, स्थूलकाय और नाटे व्यक्ति, दूसरा कृशकाय या निर्बल शरीर वाले, इसको बोलेंगे साहब एस्थेनिक टाइप। तो ये दुबले पतले लंबे एवं कमजोर होंगे, ठीक है। और स्वभाव देखिए इनका स्वभाव कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति। जो दुबले होंगे, पतले होंगे, लंबे एवं कमजोर होंगे, तो कैसे लोग होंगे, चिड़चिड़े होंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति कही। और जो स्थूलकाय होंगे यानी कि नाटे होंगे, उनका शरीर भारी एवं गोल होगा, ठीक है, गर्दन छोटी और मोटी होगी, कद छोटा होगा, तो सामाजिक होंगे और खुश मिजाज होंगे। कौन करें, क्रेस्मर। 2 प्रकार तो ये हुए। अब तीसरा प्रकार देखिए साहब क्रेस्मर साहब का, पुष्टकाय प्रकार, इसको बोलते हैं एथलेटिक टाइप, यानी कि खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बताए तीसरे इन्होंने। तो इन्होंने इसमें क्या कहा, मांसपेशियां काफी विकसित एवं गठी हुई होती हैं, शरीर सुडौल और संतुलित होता है, शारीरिक कद न अधिक लंबा होगा न अधिक छोटा होगा। इनका स्वभाव देखिए, वैसे जो खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होते हैं, स्वभाव में न अधिक चंचलता और न अधिक मंदन, इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलती है, क्योंकि तो जो खिलाड़ी होते हैं तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो क्रेस्मर ने तीसरा पुष्टकाय या खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले बताए। और चौथा देखिए क्रेस्मर साहब ने चौथा बताया इन्होंने विशालकाय प्रकार, यानी कि डाइसप्लास्टिक थ्योरी या टाइप। इनमें उपर्युक्त तीनों प्रकार के गुण मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा आपको। तो हिप्पोक्रेटस ने भी 4 प्रकार भागों में बांटा था और क्रेस्मर ने भी 4 भागों में बांटा था। कौन कौन, आपको जरूर याद रखना भी है कौन कौन से भाग, वहां आ जाएगा कौन सा नहीं है। हिप्पोक्रेटस या क्रेस्मर के व्यक्तित्व वर्गीकरण में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, एक अलग ही होगा। अगला देखिए साहब काफी इंपोर्टेंट, सेल्डन का वर्गीकरण देखिए, प्रकार सिद्धांत में ही सेल्डन का वर्गीकरण। तो शरीर रचना सिद्धांत, बॉडी कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के प्रतिपादक सेल्डन ने 1940 के दशक में शारीरिक गठन के आधार पर सिद्धांत दिया, जिसे दैहिक प्ररूपों या सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है, सोमेटोटाइप थ्योरी। तो व्यक्तित्व संबंधी शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया, सेल्डन ने। तो देखिएगा साहब, सेल्डन के व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार हैं। सेल्डन ने 3 बताए। अब देखिए कौन कौन से, पहले मैंने तीनों के नाम लिख दिए, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्डन के व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार हैं। 3 कौन कौन से बताए, गोलाकृत यानी कि गोल प्रकार के लोग, या अंतः आकृति कहें इनको, या एंडोमॉर्फिक कहा जाए। तो ये किससे जुड़े होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं स्क्रीन में। इसमें हमने लिखा है इनके बारे में, गोलाकृति या अंतः आकृति या एंडोमॉर्फिक। तो विसेरोटोनिया क्या होता है अभी हम बताएंगे। विसेरोटोनिया उसका एक क्या है, सहसंबंध जोड़ रखा है एंडोमॉर्फिक का। दूसरे किस प्रकार के लोग होते हैं, मध्यकाय या आयताकृति के लोग, आयताकार लोग, या इनको मीजोमॉर्फिक भी कहा जाता है। ये सोमेटोटोनिया से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है अभी हम बात करते हैं आगे। तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व बताया लंबाकार यानी कि लंबे व्यक्ति, या कृशाकृति या एक्टोमॉर्फिक टाइप के लोग, ठीक है। और व्यक्तित्व तो सेरेब्रोटोनिया से इसको कोरिलेट करा, सहसंबंध। तो सेल्डन के व्यक्तित्व में कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा है, 3 प्रकार के, एक एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, या ऐसे बोले गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। तो देखिए अब पहले को डिस्कस करते हैं, गोलाकृति कहें या अंतः आकृति कहें या एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति मोटे व नाटे दिखते हैं। तो एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या, मोटे होंगे और नाटे में छोटे होंगे हाइट में। सेल्डन ने इनके स्वभाव को विसेरोटोनिया से सहसंबंधित किया। स्वभाव में जो गुण होंगे ना, उनको कुछ नाम दे दिया। इनके स्वभाव में जो गुण होंगे उसके लिए नाम दे दिया विसेरोटोनिया। क्या होता है विसेरोटोनिया में, कैसा स्वभाव होता है, देखिए विसेरोटोनिया, इस स्वभाव के व्यक्ति समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं। तो विसेरोटोनिया क्या है, व्यक्तियों के स्वभाव को दिखाने का एक माध्यम है। किस प्रकार के, इसमें विसेरोटोनिया में इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति आते हैं, आप कहेंगे समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले। मीन्स जो आप समझ गए होंगे ना, जो गोलाकृति, अंतः गोलाकार, अंतः
आकृति कहें या फिर एंडोमॉर्फिक टाइप के लोग हैं, उनके जो व्यवहार होता है वह समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाला व्यवहार होता है। इस व्यवहार को विसेरोटोनिया नाम दे दिया साहब, विसेरोटोनिया से सह संबंधित कर दिया। विसेरोटोनिया कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, यह क्या है, स्वभाव को दिखाने के लिए ग्रुप बना दिया, स्वभाव को दिखाने के लिए शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसे समझिए। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाय या आयताकार या हम कहें मीजोमॉर्फिक। तो इनका स्वभाव किस प्रकार का होगा, सोमेटोटोनिया स्वभाव होगा इनका। सोमेटोटोनिया क्या स्वभाव होता है अभी देखेंगे। तो मीजोमॉर्फिक व्यक्तियों की हड्डियां वो मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं तथा शारीरिक गठन काफी सुडौल होता है। तो आप देख रहे होंगे हिप्पोक्रेटस, क्रेसमरी, सेल्डन सबका कहीं ना कहीं प्रकार मिलता जुलता है। तो सेल्डन ने इनके स्वभाव को सोमेटोटोनिया से संबंधित किया। तो सोमेटोटोनिया क्या होता है, इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्रोधी, निर्दयी, सम्मान प्रिय और दृढ़ प्रतिज्ञा आदि विशेषताओं वाले होते हैं। अब आप समझ गए रहे होंगे चीजों को। तीसरा क्या था, लंबाकृति या कृशाकृति या एक्टोमॉर्फिक कहा था ना हमने सेल्डन के वर्गीकरण में। तो क्या है साहब, एक्टोमॉर्फी प्रकार के व्यक्तियों का कद लंबा तथा ये दुबले पतले होते हैं, मांसपेशियां अविकसित तथा शारीरिक गठन सामान्य होता है। सेल्डन ने इनके स्वभाव को सेरेब्रोटोनिया से सह संबंधित किया है। अब सेरेब्रोटोनिया में क्या क्या आता है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सेरेब्रोटोनिया में इस स्वभाव के व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय और आप देख रहे होंगे इसमें विचारशील, अल्प निद्रा वाले, एकाकी, जल्दी थक जाने वाले तथा निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद से आता है साहब स्प्रेंगर द्वारा वर्गीकरण। ठीक है, तो चौथा प्रकार सिद्धांत हम दे रहे हैं। तो अभी तक हमने हिप्पोक्रेटस करा, दिमाग में रख लो। उसके बाद से हमने क्रेसमर का करा, फिर सेल्डन का करा, अब स्प्रेंगर। तो नाम कहीं एक जैसे हैं, आप रिवाइज बार बार करें। स्प्रेंगर द्वारा वर्गीकरण, तो स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय प्रकार सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया। तो व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार सिद्धांत किसने दिया, स्प्रेंगर। कितने भागों में व्यक्त किया है स्प्रेंगर ने, 6 भागों में। क्या क्या है, एक तो सैद्धांतिक व्यक्ति, दूसरा सामाजिक व्यक्ति, तीसरा कलात्मक व्यक्ति, चौथा राजनीतिक व्यक्ति, पांचवा धार्मिक व्यक्ति, छठा आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्लासिफिकेशन बताए उन पे जो प्रकार है उनको आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि उस साइकोलॉजिस्ट का नाम लेकर के इनके व्यक्तित्व के प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए नेक्स्ट आता है युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको हम जुंग भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो एनालिटिकल थ्योरी ऑफ कार्ल जुंग। तो देखिए साहब इसको भी देखते हैं। तो युंग, कार्ल जुंग 1923 का व्यक्तित्व वर्गीकरण वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाता है। युंग का श्रेणी विभाजन निम्न प्रकार है। एक तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिसको हम एंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहें, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, तीसरा उभयमुखी या मध्यमुखी व्यक्तित्व जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एम्बीवर्ट। तो एंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट किसके द्वारा दिया गया, युंग के द्वारा। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। एंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत अधिक लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अंतर्मुखी होते हैं ना, अपने आप में अकेले में रहना पसंद करते हैं। दूसरा देखिए इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। इनमें आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म का गुण अधिक पाया जाता है। ये एकांत प्रिय, लज्जाशील, विचार प्रधान, तार्किक, संदेही तथा संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। एकांत प्रिय होंगे, लज्जाशील होंगे, शर्मीले होंगे, मीन्स विचार प्रधान, ज्यादा विचार वाले, तार्किक लॉजिकल, संदेही संदेह करने वाले, संकालु शंका करने के प्रवृत्ति के ये होते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्मुखी। दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व देखिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इसमें हम कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति की अभिरुचि समाज के कार्यों में होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग ही तो नेता बनते हैं ना,
ये अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं तथा प्रायः खुशमिजाज होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग प्रायः अत्यंत सामाजिक कौन होगा? जो नेता बनेगा। काफी आदर्शवादी, धैर्यवान, कार्यशील, रूढ़िवादी और निस्वार्थ भावना के होते हैं। और उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है? देखिए, उभयमुखी व्यक्तित्व वह होता है उभयमुखी व्यक्तित्व वह है जिसमें कुछ गुण अंतर्मुखी के तथा कुछ गुण बहिर्मुखी के होते हैं। ये यथार्थवादी और वास्तविकतावादी होते हैं। तो ये था कार्ल जूंग का या युंग का, जो भी आप कहें। इन्होंने बांटा था तीन प्रकार में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसके बाद है साहब व्यक्तित्व का आधुनिक वर्गीकरण। तो इसमें भी तीन प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक तो भावुक व्यक्ति, मैन ऑफ फीलिंग्स। दूसरा कर्मशील व्यक्ति, मैन ऑफ एक्शन। तीसरा विचारशील व्यक्ति, मैन ऑफ थॉट। ठीक है, ये आधुनिक वर्गीकरण है। तो साहब आज के इस लेक्चर में हमने आपको व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ पे जो मैंने अपने स्वयं की तैयारी जब मैं कर रहा था उस समय के नोट्स बनाए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे बताया। दूसरा यहाँ पे हमने ये बताया कि व्यक्तित्व के संबंध में इसके विशेषताएं, इसके प्रकार, ये सभी चीजें। तो यदि किसी को, यदि पेड में अगर नोट्स को परचेज करना हो किसी भी छात्र को आपको, तो आप से मेरा जो मोबाइल नंबर है 7017714568 7017714568, तो उस पर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं यदि आपके पास लिखने का समय न हो। नोट्स, पीडीएफ नोट्स को हमने पेड में रखा हुआ है, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों के लिए इस लेक्चर पे हमने व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के प्रकार और उसके जो सिद्धांत हैं उसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। और इससे आगे का जो है व्यक्तित्व में सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आएगी, भी आलपोर्ट का सिद्धांत आएगा, सील गुण का, कैटल का सिद्धांत आएगा, व्यक्तित्व मापन की विधियां आएंगी। क्यों? तो इसमें सिलेबस में ऐसे लिख दिया कि शिक्षक की विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भूमिका। तो पहले तो पूरा व्यक्तित्व पढ़ना पड़ेगा, उसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, यह लेक्चर पसंद आया, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने हमको इतना सुना, तो आप लोग सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।